तो हेलो दोस्तों, बड़ौदा जीएसएम टीम में आपका स्वागत है। ये मेरे पास आया हुआ है सैमसंग A9 2020, जो आप देख सकते हैं लोगो में आया हुआ है। खाली चार्जिंग का इसमें लोगो आता है और कस्टमर का कहना है कि खाली ये जो है सैमसंग A9 पे स्टक है, उसके आगे उसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे। तो मैंने इसके स्क्रू तो पहले से निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं एक भी स्क्रू इसमें नहीं है। और इसमें कम स्क्रू कस्टमर ने भेजा है, आधे से ऊपर स्क्रू नहीं थे, कोई कोई थे एक दो, तो मैंने निकाल के रखे हैं। बाकी हम खोल के इसको अभी रिपेयर करते हैं। तो अभी इसका जो बेसल इस तरह से खुलता है, ठीक है। अभी हम इसको पहले इसका जो बूटिंग है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि बूटिंग चेक करना ज़रूरी है। तो पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो इसके कैमरा वगैरह सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मदरबोर्ड बहुत डेलिकेट है, तो आपको आराम से धीरे से इसके सब कैमरा रिमूव करने हैं। पहले इसको बूटिंग चेक करने के लिए क्या मेरे पास बूट केबल नहीं है, तो मुझे उसे बूट केबल की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसका ट्यूज़र से और प्लस माइनस से ही चेक करता हूँ। अभी कस्टमर भी बहुत यानी कि पता नहीं किस तरह से आ रहा है, तो क्या मैं बैटरी पे ही सब कुछ लिख देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नाम है, क्या तारीख है, इस तरह से। अभी हम इसका बूटिंग चेक कर लेंगे। तो डीसी मीटर में यूज़ करता हूँ, उसमें वोल्टेज रखा है 4.5 और यू हाई का वो डीसी मीटर है। दूसरे ट्यूज़र से हमको इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट है। अभी ट्रिगर कर रहा हूँ तो बूट तो ले रहा है, बट वापस छूट जा रहा है। लोगो शायद आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। तो लोगो आके तो चला जा रहा है। एक दो बार बूट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। वापस से छूट गया, वापस से ट्रिगर करते हैं। देखो काफ़ी बार ट्राई करने के बाद इसमें लोगो आया हुआ है। तो A9 दिख रहा है आपको, सैमसंग गैलेक्सी A9। अभी मैं ऊपर बूटिंग देख पा रहा हूँ तो ये 200, 250, 350, ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक जाता है, बट आगे कोई भी मूवमेंट नहीं है। 1 एम्पेयर तक नहीं उठा रहा है, वापस से ट्रिप हो रहा है 350, 450 तक जाके। और वापस आप देख सकते हो तो ये इसका लोगो है वो बहुत, देखिए आता तो आता, बाकी नहीं भी आता है, ठीक है। ऊपर कंज्यूमिंग चालू है, बट इतना सक्सेस नहीं जा रहा है ये। तो अभी इस कंडीशन में इस फ़ोन में मैंने चेक किया है
जो इसका जो CPU है किसी ने किया हुआ है, उसने eMMC को डेवलप नहीं किया हुआ है। तो ये जो CPU जिस तरह से उसने लगाया है, या सही लगाया है कि नहीं लगाया है, वो हमको उसको रिमूव करके ही पता चलेगा। तो हम जो है इसका CPU और eMMC दोनों ही रीडेवलप करके लगाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो CPU है ये वाला, उसके अंदर किसी ने इसका 2 या 3 प्रिंट शायद निकाल दी होगी, इसलिए इसे दिक्कत कर रहा है मेरे ख्याल से। या CPU या फिर eMMC का जो प्रिंट जो मिक्स हो रहा था, यानी कि कंबाइन जो होता है, जो लाइंस, वो कोई ना कोई उसने लूज छोड़ दे हो सकती है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले तो इसकी मेटल प्लेट है वो हम रिमूव कर लेंगे। 360 मेरा हीटिंग का टेम्परेचर है। मैं जो ये हॉट गन है वो सुगन की यूज़ करता हूँ। तो पहले तो पूरा बोर्ड को हम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। अभी ट्यूज़र से हल्के हल्के हाथ से हम इसको रिमूव करेंगे, शायद कोई प्रिंट ना निकल जाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। और ये जो वॉइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं घर पे अकेले में कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी जो शॉप है वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ होता है वहाँ पे। क्या, जो बाकी शॉप वाले सॉन्ग वगैरह बजाते हैं तो वो दिक्कत करता है, फिर वो स्कैम आ जाएगा अपने में, इसलिए मुझे अकेले में ये आपके लिए वीडियो में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है इसका eMMC रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने से पहले इसका ग्लू कटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप में देख के इसका ग्लू कटिंग करना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी मदरबोर्ड गर्म है, तो मैं डायरेक्ट ही इसका जो है ग्लू कटिंग कर लेता हूँ। जो ग्लू कटिंग करने में आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई कंपोनेंट्स आपसे निकल ना जाए, और आप जितना हो सके आराम से कीजिए। कस्टमर का डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए फ़ोन मेरे पास आया हुआ है, और कोई जगह पे बना के आया हुआ है पहले से। अभी कस्टमर का कहना है कि उससे नहीं बना है सक्सेसफुल, तो आप बना के दो, और डेटा मुझे चाहिए मेरे फ़ोन का, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सोचा है कि जो उसने काम किया है वो सक्सेसफुल नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मुझे सारा कुछ उसका eMMC और CPU है वो दोनों ही रीडेवलप करके चेक करना पड़ेगा, और नीचे की सारी प्रिंट है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो eMMC तो सही से निकली है, NC पोली सारे निकले हुए। CPU और eMMC को साइड में हम रख देते हैं। पहले हम जो है माइक्रोस्कोप में सेकेंडरी कैमरा मुझे लेना पड़ेगा, तो अभी जो भी काम करूँगा वो मैं माइक्रोस्कोप में करूँगा। तो अभी माइक्रोस्कोप में सब पहले डीस्लूटरिंग करना पड़ेगा, तो सेकेंडरी कैमरा में चलते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप का कैमरा मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी इसके अंदर आप देख पा रहे हो बहुत सारे प्रिंट तो निकल गए, जो है NC है, और इसको ब्लैक वाइट पेस्टेड है शायद, ठीक है, वाइट पेस्टेड है। तो सारे हमको इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड रखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है काम। तो CPU का तो किया हुआ है उन्होंने, बट हमको eMMC का भी क्लियर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टेक्नीशियन करता है वो खाली CPU करता है, eMMC नहीं करता, उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े इसलिए। तो हम दोनों करेंगे। तो पहले कोई भी एक एरिया हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। तो पहले eMMC ही कर लेते हैं, और ये हमको ध्यान रखना है कि इसके प्रिंट कोई ना निकल जाए। बाकी उसमें भी वायरिंग का फिर काम करना पड़ेगा, जंपर वगैरह। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक प्रिंट निकला पड़ा है। अभी इसी की वजह से या लोगों पे था, या फिर eMMC का डिटेक्शन इससे नहीं हो रहा था सही तरीके से।
अभी ये जो प्रिंट है उसको हमको ग्लू से कवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये कम्प्लीटली निकल ही जाएगा। तो ये यूवी लैम्प है, उससे हम कवर कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से इसको पहले हमको इसको कवर करना पड़ेगा। ये सूख चुका है। अभी हम इसमें स्क्रैच करके जो बाकी का जो ग्लू लगा पड़ा है वो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि साइड का है, कंपोनेंट्स के बाजू में लगा पड़ा है, सबको हमको रिमूव करना पड़ेगा। अभी हम पहले इसके जो जो पीपीडी है उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्लू कटिंग करने में शायद ये पीपीडी बीच में आ रही है। तो ये 350 कंपनी की जो पीपीडी होती है 350 पे मिल्ट होने वाली होती है, तो इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। इसका मेल्टिंग पावर ज़्यादा होता है, तो हम इसको ट्वीज़र से या 11 नंबर की ब्लेड से कट नहीं करेंगे। ये किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 180 डिग्री वाले पीपीडी है, तो ये जल्दी से रिमूव हो जाएगी। आप जो भी काम करें शांति से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कोई भी एक कंपोनेंट भी निकल जाएगा तो क्या कभी कभी आपको उसका स्कीमेटिक्स या उसका कोई भी पुराना मदरबोर्ड आपके पास हो ना हो। इससे तो अच्छा बेटर शांति से काम करें और उसको मिस ना करें कोई भी कंपोनेंट को। मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सही यही लग रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं अंदर ग्लू लगा पड़ा है, तो इसको हम 11 नंबर की ब्लेड से क्लीन करेंगे। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप जो ग्लू लगा पड़ा है वो उसने सही से क्लीन नहीं किया है। वो सीपीयू में भी अभी भी आपको दिख रहा होगा कि आजू बाजू में भी है और सीपीयू के अंदर भी है। तो एकदम से आपको एकदम नेट एंड क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। हर एक कंपोनेंट के बीच में से आपको ये ग्लू निकालना पड़ेगा। उससे हमको ये पता चलेगा कि वो कंपोनेंट लूज़ है या फिर सही से लगा पड़ा है। अभी कोई कोई टेक्नीशियन ये नहीं करते, बस अपना काम हो जाए सही तरीके से बस बना के दे दो, ख़त्म। तो उससे क्या होता है, कस्टमर रिपीट आता है। इससे तो अच्छा हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ग्लू निकाल दो, उस कंपोनेंट्स को थोड़ा सा चेक कर लो कि भाई सही से लगा है वो, क्या फिर ओवर हीट होने से वो निकल गया है। देखो ये जो बीच में पूरी लाइन दिख रही है, ये सीपीयू वाले ने सही से क्लीन नहीं की है। अभी सीपीयू के अंदर कोई कोई जो पीपीडी है वो बड़ी है और कोई कोई छोटी है, तो हमको 11 नंबर की ब्लेड से ही इसको कटिंग करना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डीसोल्डर करने से इसको की जो प्रिंट है वो मिक्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से ग्लू निकालते जाओ और उसकी जो बड़े यानी कि छोटे बड़े हाइट के जो इसके जो पीपीडी लगी पड़ी है उसको आप काटते जाओ, क्यों थोड़ा सा भी हीट लगेगा तो अपने आप ही कट जाएगा। और आपको बार बार यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई ग्लू ना रह जाए। जो ग्लू रह जाएगा तो फिर सीपीयू सही से नहीं लगेगा, स्टार्ट नहीं होगा। देखिए एक और प्रिंट निकल गया, देखिए ये वाला। अभी इस प्रिंट को भी हमको सही से लगाना पड़ेगा, बाकी ये जो दिक्कत है वो सॉल्व नहीं होगी। अभी मैं इसको स्क्रैच कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो यानी कि मैं 0.7 mm सिल्वर कलर जंपर यूज़ कर रहा हूँ। तो
इस जंपर के अंदर आपको इसका इंस्टॉलेशन नहीं होता है, तो आपको CPU के अंदर के लिए सही रहेगा। सनशाइन का है मेरा 0.7 mm, यानी कि सबसे पतला वाला है। फिर इसके ऊपर जो ये जंपर वायर आ रहा है ये 0.9 आ रहा है, तो 0.9 है वो थोड़ा मुझे इससे CPU के अंदर लगाना मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, तो 0.7 ही मैं यूज़ करता हूँ। ये जल्दी से मिलता नहीं है, पर ढूंढने से ये भी मिल जाता है। मैं 3-4 जगह पे घूमा, तब जाकर एक जगह पे मुझे मिला। आप जो बेस कंप्लीट करो उसको आप ज़्यादातर क्लीन करके ही रखो, क्योंकि जितना क्लीन रहेगा उतना सक्सेसफुल बनने का चांस ज़्यादा है। और जो भी आप जंपर बनाओ वो इतना यानी कि कम हाइट का होना चाहिए कि CPU के बीच में ना आ जाए, उसकी हाइट ना बढ़ा दे। और आपको UV भी उतनी ही लगानी है जिससे हाइट कम बढ़े उसकी, ठीक है। ज़्यादा आपको UV लगाओगे तो हाइट वो जो बॉल का बढ़ जाएगा, तो फिर वो CPU सही सही से नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा फ़ोन आपका। उतनी कम लगाओ कि जितनी ज़रूरत है। इसकी पूरी हाइट मुझे सिमिलर करनी पड़ेगी, तभी जाके CPU सही से बैठेगा, ठीक है। यानी कि 2 मैंने स्क्रैच कर दिए, 2 जंपर मैंने सही से लगाए, आप देख सकते हो। तो पहले तो था थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, उसको मैंने सीधा करके लगाया, और दूसरा जंपर मार के कंप्लीट लगाया। अब ये CPU का जो छोटा छोटा ग्लू है उसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ सही तरीके से। जैसे कंपोनेंट्स में लगा है उसको भी निकाल देता हूँ, शायद कोई कंपोनेंट्स उखड़ जाए तो उसको ही सही से फिर लगा दूँगा। तो आप इस तरह की जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, यानी कि माइनर माइनर जो फॉल्ट जो करते हैं वो भी आपको मैं टचअप करवा दूँगा, और बारीक से बारीक काम आपको सिखा दूँगा। इस तरह की आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना कांटेक्ट नंबर जो अमुक यानी कि थोड़े से और वीडियो डालने के बाद अपना मेंशन करूँगा अपना कांटेक्ट नंबर। और मेरा सिखाने का जो तरीका है वो मेरे साथ आपको बिठा के 1 महीने 1.5 महीने तक बाजू में बैठ के एवरीडे 3 या 4 फ़ोन बना के आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से फ़ोन बनता है। आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। थियरी वाइज, प्रैक्टिकल, और बना के भी सीधा दिखाऊंगा। हर दिन हम अलग अलग फ़ोन बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट में जो सिखाते हैं वो फ्रेश फ़ोन आपको दिए जाते हैं, तो उसमें आपको खाली उस चीज़ को उखाड़ के लगाना ही आपको सिखाएंगे, प्रॉब्लम को पकड़ना नहीं। तो मैं आपको रोज़ 3 या 4 फ़ोन बना के हर अलग अलग फ़ोल्ड वाले बना के आपको दिखाऊंगा, इसलिए इतना लंबा कोर्स हो जाएगा ये, और वो भी एंड्रॉयड का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें रोज़ के 3 फ़ोन बना के, यानी कि 3 या 4 फ़ोन, उसमें हर तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। नेटवर्क आ सकता है, भाई डिस्प्ले का ग्राफिक्स आ सकता है, डिस्प्ले लाइट आ सकता है, नो सिम आ सकता है, या CPU आ सकता है, या अब समझ लो कैमरा आगे का नहीं चल रहा तो भी ऐसा कोई फॉल्ट आ सकता है। तो ऐसे फॉल्ट को मैं बना के भी सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, और बना के भी दिखाऊंगा। अभी हम CPU रीडेवलप कर रहे हैं, तो मैं PPD यूज़ करता हूँ रिलाइफ की 183 डिग्री, ये इसका स्टेंसिल है। अभी जो ये फ़ोन में बना रहा हूँ तो मेरे पास में मेरे स्टूडेंट भी होते हैं, तो उसको तो मैं समझा समझा के काम दिखा के समझा के करता हूँ, पर आपको मैं अकेले में रिकॉर्डिंग करके पूरा वीडियो बना रहा हूँ। अभी 183 डिग्री और 138 डिग्री में बहुत डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि 183 डिग्री या 199 डिग्री वो कहाँ और किधर आपको यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है
ये आपके सीपीयू पे आपकी जो एमएमसी उस पे आप ज़्यादातर लेयर के जो काम होते हैं उसमें 138 डिग्री यूज़ होती है, और सीपीयू के काम जो होते हैं उसमें 183 डिग्री यूज़ होती है। तो इस तरह से हमको पीपीडी लगानी होती है। उसमें ज़्यादातर आपको प्रेशर से नहीं लगानी, नहीं तो क्या कि जो बॉल है यानी कि साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा और निकल के सीधा बाहर आ जाएगा। और जितना हो सके इसको प्रेशर से साफ़ कर दो तो सिमिलर सारे के सारे जो बॉल है वो सिमिलर बनेंगे। थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा करोगे तो। अभी हीटिंग है आपको यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में आपको पूरा मेटल ये गर्म करना है। जो स्टेंसिल होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उससे क्या होगा कि पहले तो ये आपकी जो प्लेट है वो गर्म होगी, और धीमे धीमे आपके जो है स्लोली स्लोली ये सब बिना निकले, स्टेंसिल से निकले ये सारे बॉल बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कोई कोई बंदा क्या इस पे सीधी हीट करता है, इससे क्या बीच में से जो स्टेंसिल है वो फूल जाती है, तो इसीलिए फिर उसका जो है कभी सीपीयू या कोई भी आईसी नहीं बन पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है। तो जो जो हॉट गन है उसको आपको जो घुमाने का जो रोटेशन है उसको एंटी, यानी कि आप घड़ी की तरह से घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज, उसके रिवर्स फॉरवर्ड में घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको घुमाना है। और आपको देखना है कि बॉल बॉल बड़ा लग रहा है तो आप ब्लेड से काट भी सकते हो, और इस तरह से एकदम क्लीन आपको बनाना है। ठीक है, सिमिलर सारे के सारे बॉल हैं। अभी इसको फाइनल टचअप कर देते हैं हम लोग कुछ इस तरह। आप देख पा रहे हो एकदम सही से सीपीयू डेवलप हो चुका है। सही है। ठीक है, अभी हम एमएमसी को रीडेवलप करेंगे। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर काफ़ी बॉल जो है कार्बन वाले है, यानी कि आधे से ऊपर सिल्वर है, आधे के ऊपर काले है। तो इसके लिए हम क्या थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर लेंगे या फिर मेटल ब्रश से इसको घिस लेंगे। तो ये जो कार्बन वाले जो प्रिंट होते हैं इसीलिए कभी कभी सीपीयू स्टार्ट हो जाता है और पर लोड नहीं ले पाता, क्योंकि लोड के लिए इसको चाहिए रैम और ईएमसी, वो दोनों इसके अंदर लगी पड़ी होती है ईएमसी के अंदर, क्योंकि इसमें अलग से नहीं दी जाती है, क्योंकि कोडकॉम का सीपीयू है, स्नैपड्रैगन टाइप का। और ये जो आईसी है BGA 225 मॉडल है, 5.1 वोल्ट वाली। तो ये इसका स्टेंसिल है। तो इसमें भी सेम मटेरियल रहेगा। आपको इसके जो पीपीडी का टेम्परेचर है वो 183 डिग्री वाला ही मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और पॉसिबल हो तो आप यूनिवर्सल में ना ही बनाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या ओवरहीट होने का ज़्यादा चांस है। आपको बार बार उसमें पीपीडी लगाना है, उसको काटना है। प्रॉपर हर स्टेंसिल होती है तो बेनिफिट अच्छा रहता है, वन टाइम में वन शॉट में क्लियर हो जाता है। और आपको ज़्यादा प्रेशर से पीपीडी नहीं लगानी है, हल्के हाथ से ही लगानी है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से लगाओगे तो उस पर जो बॉल है बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे। हल्के हल्के हाथ से लगाओ, सही से बन जाएगा। और इसको क्लीनिंग थोड़ा ज़्यादा करोगे तो सिमिलर बॉल ही बनेगा आपका। ठीक है, सेम सिस्टम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो ये बीच में से ऊपर आ गई, पर कोई बात नहीं, वापस नीचे चली गई, सही से सब बन गए। डन। अभी हम थोड़ा इसको कट कर लेते हैं जो ज़्यादा है तो। ठीक, फाइनल टचअप कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एमएमसी भी रेडी।
जिस तरह मैं वीडियो में आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उससे बेटर क्वालिटी मैं आपको अपने क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं मदरबोर्ड में। तो ये हो गया इसका एमएमसी और ये हो गया इसका सीपीयू। तो इसके पहले लोकेशन हमको चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा। ये दो हो गए जंपर। ठीक है, अभी ये जंपर जो है वो आपको उस पर पीपीडी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इसको थोड़ा सही से स्क्रैच कर लेना, क्योंकि कोई कोई पीपीडी लगाता है, कोई कोई नहीं भी लगाता है। कॉन्फिडेंस लेवल सही है तो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अभी इसके अंदर जो मैं फ्लक्स यूज़ करूँगा वो है रिलाइफ का 420 मॉडल। ठीक है, ये जो फ्लक्स है 420 है रिलाइफ का। मेरे ख्याल से मुझे तो यही सही लग रहा है, फिर इससे कोई बेटर आया हो तो मेरे को मालूम नहीं है। ये हो गया इसका सीपीयू। इसको लोकेशन के हिसाब से इस तरह से लगाना है। इसका जो नोज कट पॉइंट है डाउन साइड आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सीपीयू का लोकेशन सही से। अभी इसका जो लोकेशन है और एमएमसी का भी लोकेशन सेम से, नोज कट पॉइंट उसका ऊपर आएगा। तो ये हो गया उसका एमएमसी का। अभी 360 पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट है, इसको हम ज़्यादा ओवरहीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही से लग गया है। ये वापस हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इसको वापस थोड़ा सा डांस करवा देंगे। सही से लग गया है अभी सेम सिचुएशन एमएमसी में कर देंगे, क्योंकि एमएमसी अपनी जगह सही लेना। ये भी एमएमसी सही लग गई है। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, हम दूसरे कैमरे में जाएंगे। अभी ये हम आ चुके हैं सेकेंडरी कैमरे में। इसको पहले ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फ़ोन को हम रिपेयर करते हैं तो ज़्यादा गर्म में हम काम नहीं कर सकते, या फिर उसको कोई वोल्टेज नहीं दे सकते। जो वोल्टेज देंगे तो उसका सीपीयू है, या फिर इसका एमएमसी है, या फिर इसका जो पावर आईसी है, वो कोई भी शॉर्ट हो सकता है, फिर हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा ये। तो उसको थोड़ा पहले हम ठंडा करेंगे। ये जो फ़ैन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है पीसी का एग्जॉस्ट फ़ैन है। तो ये आपको 100 रुपये के करीबन आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको ठंडा करना रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ठंडा होकर काम करोगे वही सही पड़ेगा। जो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जीएसएम टीम को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपको कुछ सही सीखने को मिल रहा है तो, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत जा रहा है। तो क्या है, हमको थोड़ा प्रोत्साहन सही से मिलेगा, तो हमको और वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कुछ इसमें रिजल्ट मिला कि नहीं।
इसको चार्जिंग में लगा दिया है। चार्जिंग का सिंबल तो आ गया है, बट इसका बैटरी लो है, तो थोड़ा इसको चार्ज होने देंगे, तब तक वेट करेंगे। तो ये जो फ़ोन है ये 3% चार्ज हो चुका है। अब इसको हम ट्रिगर करके चेक करते हैं। अब देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 पे आ चुका है ये। अभी ये फर्स्ट लोगों से निकल के सेकंड लोगों में जाता है, तो हमको 50% से ज़्यादा इसको रिज़ल्ट मिल गया, हम मान लेंगे। और ये लोडिंग पे चला गया है। आप देख सकते हैं अभी ये जो इसके जो डेटा ज़्यादातर फुल होते हैं तो ये लोडिंग में ज़्यादा टाइम लेगा, या कस्टमर ने इसको फॉर्मेट मारा है तो भी इसमें ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर इसका जो हमने इसको रिपेयर किया है उसके जो ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी ज़्यादातर टाइम लेता है। तो हमको वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कस्टमर के जो डेटा है वही इम्पोर्टेंट है। बाकी उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि फ़ोन की ज़्यादातर हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसके जो डेटा है वो हमको चाहिए, तो उस हिसाब से ही हमने रिपेयर इसको किया हुआ है। क्योंकि ये पुराना मॉडल है A9 2020। अभी तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट हमको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों पे आ गया है वो भी, सेकंड लोगों पे, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट लोगों से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, फिर चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर कस्टमर के डेटा भी है एज इट इज़, ठीक है। तो अब हम उसको चेक कर लेंगे कि सही से चल रहा है कि नहीं। सही से तो चल रहा है, इसका ब्राइटनेस वगैरह भी सही से फुल हो रहा है, और कस्टमर के डेटा भी है इसके अंदर, बट थोड़ा सा लेग तो कर ही रहा है। तो उसका तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमको चालू करने का कहा था, हमने चालू कर दिया है, और कस्टमर ने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के। आप देख सकते हो आज की डेट है, मैं जो दिन बना रहा हूँ उस दिन, क्योंकि बाद में कस्टमर भी मुंह फेर लेता है कि मैं इस तारीख को नहीं, इस तारीख को बना के गया था, ठीक है। CPU और इमेज सब देख सकते हो। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जो आपको सही लगे वो करना। थैंक यू सो मच।